लाश बिल्कुल सीधी पड़ी थी। सीने पर दो जख्म थे, एक गर्दन के करीब, दूसरा ठीक दिल पर। नीचे नीली दरी बिछी थी जिस पर खून जमा था। वहीं मृतक के सर के कुछ बाल भी पड़े थे। वारदात अमृतसर के करीबी कस्बे ढाबे में हुई थी। मरने वाले का नाम रंजन सिंह था। उम्र करीब 45 साल। उसकी किराने की दुकान थी। फिर अचानक ही उसके पास कहीं से काफी पैसा आ गया था। उसने एक छोटी हवेली खरीद ली थी। 3 महीने पहले उसने उसी पैसे से बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की थी। रंजन का कत्ल उसकी नई हवेली में हुआ था। उसके 2 बेटे थे, दोनों अलग अलग रहते थे। बाप से उनका मिलना जुलना नहीं था। बीवी 3 साल पहले मर चुकी थी। घर पर वह अकेला रहता था। नौकरानी सुगरा दोपहर में रंजन के घर तब आती थी जब वह अपने काम पर होता था। सुगरा घर का काम और खाना वगैरह बनाकर चली जाती थी। रंजन ने घर के ताले की एक चाबी उसे दे रखी थी। कत्ल के रोज भी सुगरा खाना बनाकर चली गई थी। रात को रंजन आया और खाना खाकर सो गया। सुबह कोई उससे मिलने आया। खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो वह पड़ोसी की छत से रंजन के घर में घुसा, जहाँ खून में लथपथ उसकी लाश पड़ी मिली। मैंने बहुत बारीकी से जांच की। कमरे में संघर्ष के असर साफ नजर आ रहे थे। चीजें बिखरी हुई थी। सबूत इकट्ठा करके मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। उसके बाद मैं गवाहों के बयान लेने लग गया। सबसे पहले पड़ोसी गाफूर का बयान लिया गया। उसने दावे से कहा कि रात को रंजन की हवेली से लड़ाई झगड़े की कोई आवाज नहीं आई थी। उसने बताया कि रंजन सिंह बेटी की शादी के बाद से खुदकुशी करना चाहता था। उसने 1-2 लोगों से रिश्ता ढूंढने को कहा था। बेटों और बहुओं से उसकी कती नहीं बनती थी। मैंने गाफूर से पूछा, तुम पड़ोसी हो, तुम्हें तो पता होगा उसके पास 6-7 महीने पहले इतना पैसे कहाँ से आया था। गाफूर ने सोचकर जवाब दिया, साहब यह तो मुझे नहीं मालूम, पर सब कहते हैं कि उसे कहीं से गड़ा हुआ खजाना मिल गया। पर रंजन कहता था उसका अनाज का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। जरूर कार्रवाई करके मैं थाने लौट आया। शाम को मैंने बिलाल सिंह को भेजकर सुगरा और उसके सोहर को बुलाया। सुगरा 22-23 साल की खूबसूरत औरत थी। उसकी गोद में 1.5 साल का प्यारा सा बच्चा था। गरीबी और भूख ने उसकी हालत खराब कर रखी थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। यही हाल उसके सोहर का था। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने नजीर से पूछा, तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे लगी। साहब, खराद मशीन में हाथ आ गया था, 2 जगह से हड्डी टूट गई थी। 2-3 ऑपरेशन हो चुके हैं पर फायदा नहीं है। क्या खराद मशीन तुम्हारी अपनी है। नहीं जनाब, मैं दूसरे के यहाँ 50,000 रुपये महीने पर नौकरी करता था। हाथ टूटने के बाद उसने निकाल दिया। दोनों मियाँ बीवी सिसक सिसक कर रो रहे थे, पर मैं अपने फर्ज से बंधा हुआ था। मैंने नजीर को बाहर भेज दिया और सगूर से पूछा, सुना है तुम्हारा शोहर पसंद नहीं करता था कि तुम किसी और के घर काम करो। इस बात पर वह तुमसे झगड़ता भी था, क्या यह सच है। जी हाँ साहब, उसे पसंद नहीं था, पर मेरी मजबूरी थी। मेरे 3 बच्चे भूखे मर रहे थे। काम करके मैंने उन्हें खाना तो खिला सकती थी। मैंने गुड्डू के अब्बा से हाथ जोड़कर रंजन चाचा के घर काम करने की इजाज़त मांगी थी और वह मान भी गया था। पर गांव वाले तुम्हारे और रंजन के बारे में बेहुदा बातें करते थे। यह बातें तुम्हें और तुम्हारे शोहर को भी पता चलती होगी। साहब, जिनके दिल काले हैं वह गंदी बातें सोचते हैं। रंजन चाचा मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे। जब मैं काम करती थी तब वह घर पर होते ही नहीं थे। लोगों की जुबान बंद करने के लिए मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मार सकती थी। सगोरा, ऐसा भी तो हो सकता है कि गुस्से में आकर नजीर ने रंजन सिंह को मार डाला हो। नहीं साहब, वह कभी किसी का खून नहीं कर सकता। वैसे भी वह हाथ से मजबूर है, सीधा हाथ हिला भी नहीं सकता। इस बारे में मैंने नजीर से पूछताछ की। उसने बताया कि उस रात 11 बजे तक वह अपने दोस्त अशरफ के यहाँ था। मैंने नजीर से कहा, लोग तुम्हारी बीवी के बारे में जो बेहुदा बातें करते थे उस पर तुम्हें गुस्सा नहीं आता था। कहीं इसी गुस्से में तो तुमने रंजन को नहीं मार डाला।
तौबा करे साहब, हम गरीब मजबूर इंसान हैं, ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमारी भूख और मजबूरी के आगे गैरत हार जाती है। मैंने उन दोनों को घर जाने दिया क्योंकि वे लोग बेकसूर नजर आ रहे थे। मैंने एक बार फिर रंजन के घर की अच्छे से तलाश ली। दरी के ऊपर एक घड़ी पड़ी थी, अलमारियां खुली हुई थी, पर यह पता लगाना मुश्किल था कि वह क्या क्या सामान गया है। बेटों को भी कुछ पता नहीं था क्योंकि वह बाप की दूसरी शादी के सख्त खिलाफ थे, इसलिए अनजाना बंद था। पोस्टमार्टम के बाद रंजन सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर सभी रिश्तेदार मौजूद थे। उसके दोनों बेटे रूप सिंह और शेख सिंह भी थे। बाद में मैंने रूप सिंह को बुलाया। वह आते ही फट पड़ा, थानेदार साहब, हमारे बापू को किसी और ने नहीं, नजीर नहीं मारा है। दोनों मियाँ बीवी बापू के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। सगूरा को पता होगा जेवर और पैसे कहाँ हैं, इसी के लिए मेरा बापू मारा गया। मैंने उसे समझाया, हमारी नज़र सब पर है, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम यह बताओ कि हादसे की रात तुम कहाँ थे और बाप से क्यों झगड़ा चल रहा था। मैं अपने घर में था। मेरी घरवाली को बेटा हुआ था। दोस्त और रिश्तेदार मिलकर जश्न मना रहे थे। तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ, जश्न मना, पर बाप को खबर देने की जरूरत नहीं समझी, क्यों? तुम काम क्या करते हो? बाप की दूसरी शादी की वजह से झगड़ा चल रहा था, इसलिए उसे नहीं बताया। मैं मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने का काम करता हूँ। दोनों बेटों से पूछताछ करने से भी कोई नतीजा नहीं निकला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, जिससे पता चला रंजन नींद की गोलियों के नशे में था। इस रिपोर्ट से मेरा शक सुगरा की तरफ बढ़ गया, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। रिपोर्ट मिलने के बाद मैं रंजन सिंह के घर पहुंचा। वहां दोनों बेटे और बेटी की मौजूद थे। बेटी रो रोकर बेहाल थी। मैंने नींद की गोलियों की तलाश में अलमारी छान मारी, पर कुछ नहीं मिला। उसकी बेटी का कहना था कि उसका बापू नींद की गोलियां नहीं खाता था। 2 दिन बाद डीएसपी बारा सिंह खुद डाब आ पहुंचा। वह बहुत गुस्से में था। कहने लगा, सारी कहानी और सबूत सगूरा और नजीर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कत्ल उन्होंने ही किया है। फौरन उन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ करो। मैंने उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और सख्ती भी की, पर दोनों रोते रहे, कसम खाते रहे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मैं डीएसपी के हुक्म के आगे मजबूर था। डीएसपी के जाने के बाद मैंने सुगरा को छोड़ दिया क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वह बच्चों के लिए तड़प रही थी। मेरे हमदर्दी सुगरा के साथ थी क्योंकि वह बेकसूर लग रही थी। पर नींद की गोलियों का मामला साफ होने के बाद ही यकीन से कुछ कहा जा सकता था। मुझे यह पता करना था कि गोलियां कहाँ से खरीदी गई थी। कस्बे में एक ही बड़ी दुकान थी। उसके मालिक गणपत लाल को मैं जानता था। उसने पूछताछ के बाद बताया कि करीब 1 महीने पहले रंजन सिंह उसकी दुकान से कुछ दवाइयाँ लेकर गया था, जिसमें नींद की गोलियां भी शामिल थी। यह एक पक्का सबूत था। मैंने उससे बयान लिखवाकर साइन करवा लिया। मैं वापस थाने पहुंचा तो सुगरा नजीर से मिलने आई थी। वही बुरे हाल, फटे कपड़े, रोता बच्चा। अखबार में लिपटी 2 रोटियां और प्याज। उसे देखकर बड़ा तरस आ गया। काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता। दूसरे दिन गांव में एक झगड़ा हो गया। दोनों पार्टियां मेरे पास आ गई। मैंने उन दोनों की रिपोर्ट लिखवा रहा था। तभी मुझे खबर मिली कि ढाब का नंबरदार लैना सिंह मुझसे मिलने आया है। उसने अंदर आकर कहा, नवाज साहब, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे वक्त दे दे। मुझे लगा कि वह इसी लड़ाई के बारे में कुछ कहना चाहता होगा। मैंने उसे बाहर बैठकर कुछ देर इंतजार करने को कहा। वह अनामना से बाहर चला गया।